दूसरे से कोलाइड करेगा तो कॉलिजन के समय ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, जिसके कारण ये दोनों बॉडी का जो सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस घटेगा। अगर ये R है और ये R है तो कॉलिजन से जस्ट पहले इसके दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है 2R। ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा तो उस समय इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी बराबर हो जाएगा। जब भी कोई दो बॉडी कोलाइड करता है तो वो दोनों बॉडी एक दूसरे को कंप्रेस करता है, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन होता है। ये डिफॉर्म होते होते ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन स्टेट। अब उसके बाद क्या होगा, ये दोनों फिर से अपने शेप को रीगेन करेंगे और रीगेन करके फिर से इस पोजीशन पर आएंगे। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उस dt टाइम का, जितने टाइम तक कॉलिजन हो रहा है। dt बहुत कम है मानते हैं, लेकिन वो भी इंटरवल है। वो उस इंटरवल में ये दोनों के बीच का डिस्टेंस घटेगा, घटते घटते मिनिमम होगा और जब डिस्टेंस मिनिमम होगा उस समय वेलोसिटी दोनों का बराबर होगा। ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं, वेलोसिटी बराबर होगा, ये लास्ट डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस मिनिमम है या मैक्सिमम है तो उस समय वेलोसिटी दोनों का बराबर होगा। तो इस समय इसका वेलोसिटी दोनों का बराबर होगा। उसके बाद फिर से ये अपने पोजीशन में आना चाहेगा, फिर से अपने शेप को रीगेन करेगा। अगर ये कंप्लीटली अपने शेप को रीगेन कर लेता है, जैसा पहले था कंप्लीटली वैसा ही हो जाता है, इसका मतलब ये कॉलिजन इलास्टिक है। और अगर कंप्लीटली अपने शेप को रीगेन नहीं करता है, मतलब ये कॉलिजन इन इलास्टिक है। और डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा रह जाता है तो वो कंप्लीटली इन इलास्टिक है, कंप्लीटली इन इलास्टिक। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आया, फिर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गया। यहां से यहां तक आने में टाइम, भाई टोटल टाइम जो है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक में dt है। तो यहाँ से लेकर के मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, फिर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन से इस स्टेट में, तो अब एवरेज मान करके चलें, वैसे एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, एवरेज मान करके चलें कि टोटल dt टाइम कॉलिजन का है तो आधा टाइम लगेगा कंप्लीट डिफॉर्मेशन होने में और फिर आधा टाइम में वो कंप्लीट फिर रिफॉर्म हो जाए, कंप्लीटली रिफॉर्म हो जाए। तो आपको ये बताना है, एक टर्म होता है, हम लोग तीसरा पॉइंट लिखने जा रहे हैं ना, नोट कर कौन सा पॉइंट लिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट। एक टर्म होता है जिसको कहते हैं इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और दूसरा टर्म है इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो एक बार समझ लो कि इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है। अगर किसी एक बॉडी को कंसीडर करें, सपोज हम इसको कंसीडर करें, तो इसका जिस समय कॉलिजन स्टार्ट हुआ उस समय वेलोसिटी u2 था, इसका डिफॉर्मेशन होना शुरू हुआ और इसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा क्योंकि इस पर फोर्स इधर लग रहा है। तो इधर जब फोर्स लग रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते v हो जाएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा v। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक v से बढ़ करके v2 होगा। हमेशा इसका वेलोसिटी बढ़ेगा ही, क्योंकि अगर सिस्टम केवल इसको ले तो इस पर तो फोर्स इधर के तरफ ही लग रहा है, तो इधर की तरफ वेलोसिटी इसका बढ़ता ही रहेगा। यहाँ से बढ़ करके यहाँ आएगा और यहाँ से बढ़ करके यहाँ आएगा। जब तक ये यहाँ से यहाँ आया है तब तक इसका डिफॉर्मेशन हुआ है। डिफॉर्मेशन का मतलब शेप में चेंज हुआ है। और जब यहाँ से यहाँ आया है तो रिफॉर्मेशन हुआ है, मतलब फिर से अपने शेप में आने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये आया तो इस पर कितना इम्पल्स लगा, तो कहोगे सर केवल एक बॉडी को कंसीडर करें, इसको m2 को अगर केवल कंसीडर करें और इम्पल्स इक्वेशन लिखें यहाँ से यहाँ तक, तो क्या लिखेंगे, n dt1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम dt1 मान लें, n dt1 इज इक्वल टू, इधर के तरफ तो एक ही फोर्स लग रहा है ना, चेंज इन मोमेंटम। यहाँ से यहाँ तक में चेंज इन मोमेंटम कितना, m2v माइनस m2u2, m2v इधर के तरफ माइनस m2u2, यहाँ पर वेलोसिटी u2, ये चेंज इन मोमेंटम।
ये जो इम्पल्स है इसको हम लोग कहेंगे JD, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। यहां से यहां तक इसका रिफॉर्मेशन हुआ है, यहां से यहां तक इक्वेशन लिखो। फोर्स तो इधर की तरफ n ही लग रहा है, उस फोर्स को n इंटू डी T2 मानते हैं, यहां से यहां तक आने में। तो ये कितने के बराबर, फाइनल मोमेंटम m2v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम m2v, m2 कॉमन हो गया, v2 माइनस, इसको हम लोग कहेंगे JR। JR और JD में JR छोटा होगा और JD बड़ा होगा, लेकिन अगर दोनों बराबर हो जाए तब उस कॉलिजन को इलास्टिक कहेंगे। कंप्लीटली अपने शेप को अगर रीगेन कर ले तब ये दोनों बराबर होगा, तब उस कॉलिजन को क्या कहेंगे, इलास्टिक। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक डेफिनेशन ये भी होता है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। कौन सा, इसमें भूल जाए तब इसलिए पहले समझाए कि देखो E का वैल्यू तो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, तो 1 से अगर छोटा है E का वैल्यू मतलब ये इससे छोटा होगा, इसलिए दिस डिवाइडेड बाय दिस होना चाहिए। अगर इससे इसको डिवाइड कर दें ये होगा v2 माइनस v बाय v माइनस। इस बॉडी के लिए जितना रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन का रेशियो निकाले हैं, इस बॉडी के लिए भी दोनों का रेशियो सेम ही होगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक बॉडी का डिफाइन नहीं होता है, दोनों बॉडी का डिफाइन होता है। इसके लिए भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा ही आएगा, इसके लिए भी कैलकुलेट करके आपको दिखा दें। जरा एक बार इसको अब M1 के लिए लिखा, फॉर M1 इस वाले बॉडी को ध्यान से देखिए, ये वाला बॉडी यहाँ से यहाँ आया यहाँ नहीं है, यहीं पर ये जो है डिफॉर्म हो रहा है और फिर रिफॉर्म हुआ और फिर दोनों सेपरेट हो। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में जब आया तो इसका इम्पल्स इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इम्पल्स इक्वेशन लिख रहे हैं किसका, M1 का। बोलो M1 का FVD दिख रहा है, इस पर इधर के तरफ अगर इम्पल्स इक्वेशन लिखना चाहे तो इधर के तरफ फोर्स कितना लग रहा है, -n, और यहां से यहां तक आने में टाइम dt1 है, तो इम्पल्स कितना होगा, -n dt1। ये इधर की तरफ लिखे तो इधर की तरफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है। फाइनल मोमेंटम क्या लिखे, m1 v माइनस m1 u1, अभी वेलोसिटी u1 है ना, जिस डायरेक्शन में इंपल्स लिखे उधर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब ये बताओ कि ये जो क्वांटिटी है इसका वेलोसिटी यहां से यहां बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। मतलब m1 v का वैल्यू कम है और m1 u1 का वैल्यू ज्यादा है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है, नेगेटिव ही नेगेटिव के बराबर होता है। ये पहला इक्वेशन इसके लिए हो गया। उसी तरह से यहां से यहां तक अगर लिखें M1 के लिए, और M1 ये जो टर्म है इस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, JD डिफॉर्मेशन, इसको कहेंगे इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। किसके लिए, M1 के लिए। उसी तरह से M1 के लिए अगर यहां से यहां तक इम्पल्स इक्वेशन लिखें तो फोर्स तो इस पर इधर लग रहा है -n, यहां से यहां तक का टाइम कितना है, लेट कर लेते हैं dt2, इधर के तरफ फाइनल मोमेंटम बोलो m1 v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम m1 v। ये जो टर्म है इस टर्म को हम लोग कहेंगे दिस इज इक्वल टू JR। ये क्वांटिटी देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है क्योंकि v1 का वैल्यू कम है, लगातार इसका वेलोसिटी यहां से यहां तक घटा है, तो यहां से यहां भी घटा है, यहां से यहां भी घटा है, क्योंकि फोर्स हमेशा इधर लग रहा है। ये वाला क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है, ये क्वांटिटी भी क्या है, नेगेटिव है, लेकिन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इसका रेशियो हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
डिफॉर्मेशन, ये V1 माइनस V बाय V माइनस U। ये क्वांटिटी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, या तो इसको उल्टा करके लिख दो वो भी चलेगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो V माइनस V1, अब ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ U1 माइनस V, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव का रेशियो लिख लें क्योंकि ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, ऐसे लिख सकते हैं। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों बराबर है क्योंकि दोनों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही है। इस दोनों इक्वेशन से आप चाहे तो V निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछें कि जब कॉलिजन होगा तो दोनों का कॉमन वेलोसिटी जो होगा वो कितने के बराबर होगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे आगे, तो उसका आप इसका इक्वेशन दोनों का लिख करके ऐसे निकाल सकते हैं, या तुम ऐसे निकाल सकते हो और आसानी से कि सर इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। अगर दोनों को सिस्टम लें तो इस दोनों को अगर सिस्टम लेंगे तो यहाँ और यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि अगर दोनों को सिस्टम लेते हैं तो ये एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो इंपल्सिव फोर्स है, बाकी एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पर नहीं लग रहा है क्योंकि वर्टिकल में केवल लग रहा है। तो डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ और यहाँ कर दीजिए। यहाँ पर मोमेंटम क्या लिखेंगे, m1u1 प्लस m2u2, इधर की तरफ यहाँ लिखेंगे m1 प्लस m2 इंटू v, तो v का वैल्यू आ गया, कॉमन वेलोसिटी निकल गया। लिखिए अब यहाँ पर एक तो डेफिनेशन आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का लिख लिए, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, किसी भी बॉडी का लिख सकते हैं, पहला का लिखो या दूसरा का लिखो, दोनों सेम ही होगा। अगला पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको समझाने जा रहे हैं कि जब कोई भी बॉडी के बीच में कॉलिजन होता है तो इस इनिशियल स्टेट से मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन से फिर दोनों अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो कॉलिजन के ड्यूरिंग में जितने टाइम तक कॉलिजन हो रहा है उतने टाइम तक में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, चाहे कॉलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो। इस पोजीशन से इस पोजीशन और इस पोजीशन तक आया तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, कॉलिजन कैसा है इस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 रहे, चाहे 0.5 रहे, चाहे 0 रहे, मोमेंटम कंजर्व है इस पोजीशन में। कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई फोर्स लग रहा है कि नहीं, तो फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, इसमें मोमेंटम कंजर्व है। लेकिन अगर कॉलिजन इलास्टिक है तो यहाँ से यहाँ आया, क्या एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी सेम है। आपको बताए थे कि कॉलिजन जब इलास्टिक होता है तो E1 होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता। बिफोर कॉलिजन जितना काइनेटिक एनर्जी है, आफ्टर कॉलिजन उतना ही काइनेटिक एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं होता है। अब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक क्या काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा अगर कॉलिजन इलास्टिक है तब? नहीं रहेगा सेम। क्यों? क्योंकि डिफॉर्मेशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन एनर्जी में कन्वर्ट होगा और फिर ये कंप्लीटली रिफॉर्म हो जाएगा और फिर से पूरा काइनेटिक एनर्जी वापस आ जाएगा। तो इलास्टिक कॉलिजन के दौरान, ड्यूरिंग कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। इस दोनों में फर्क है ना। अगर पूछें कि अगर दो बॉडी के बीच में इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है तो ड्यूरिंग कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, कहोगे नहीं। बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व रहता है, कहोगे। तो इसको लिखो। चौथा पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग इलास्टिक कॉलिजन, ड्यूरिंग इलास्टिक कॉलिजन kinetic energy will not remain conserved. Kinetic energy will not remain conserved. Kinetic energy will convert into deformation energy. When deformation is maximum,
kinetic energy of system will be minimum when deformation is maximum. Kinetic energy of system will be minimum. फुल स्टॉप. इसी के आगे अगला पॉइंट लिख लो. ये चौथा पॉइंट था. पांचवा लिखो. कॉलिजन अगर इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक में दोनों आ गया, इन इलास्टिक भी और कंप्लीटली इलास्टिक भी, दोनों को इलास्टिक ही कहेंगे. अगर कॉलिजन इन इलास्टिक है तब तो एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन भी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी. देखो, इफ कॉलिजन इज इन इलास्टिक then before and after collision kinetic energy will not remain conserved. Kinetic energy will not remain conserved because after collision there will be still some deformation. After collision there will be still some deformation in two bodies. Still some deformation remain in two bodies. Still some deformation remain in two bodies. इसके बाद अगला पॉइंट ये समझा रहे हैं कि कॉलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, ड्यूरिंग कॉलिजन मोमेंटम कंजर्व रहेगा अगर इम्पल्सिव फोर्स नहीं लग रहा. मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन में इस पोजीशन मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, है ना. अगला लाइन लिख लो. Momentum of system will always remain conserved during collision. Always remain conserved during collision because no external impulsive force acting on system. No external impulsive force acting on system. क्वेश्चन है कि ये एन आइडेंटिकल बॉल है, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पर रखा है फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, और पहले बॉल को वेलोसिटी v0 दिए हैं. जितना भी कॉलिजन होगा इसके बाद उस सब कॉलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है. ई इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और ईच कॉलिजन, जहां जहां कॉलिजन इसके आगे होगा. आपको बताना है कि इस nth बॉल का वेलोसिटी कितना होगा. ठीक है, एन आइडेंटिकल बॉल is placed on horizontal frictionless surface on a straight line if coefficient of restitution for each collision is e. Find velocity of nth ball. अच्छा, ये आपको बताने को याद रखो. एक दो चार सवाल पहले बता देंगे. ध्यान दीजिए सब लोग, केवल इसको और इसको लीजिए, बाकी को भी भूल जाइए. ये सब सपोज नहीं है, केवल ये दो बॉडी रहता और तुमसे पूछते कि कॉलिजन होने के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा. अगर ये पूछते तो कहते सर ये तो बच्चों वाला खेल है, बताइए इसका वेलोसिटी मान लीजिए v2
और इसका वेलोसिटी मान लीजिए v1, कोलिजन के बाद इसका कितना मान लिए v2, इसका कितना मान लिए v1। अब अगर हम इसको सिस्टम माने तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या हॉरिजॉन्टल में लगेगा? होगा नहीं, एक्सटर्नल फोर्स तो mg लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, वही बैलेंस हो रहा है। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व है। कोलिजन जब होगा तो दिमाग में क्या टन टन चलेगा? एक मोमेंटम इक्वेशन, एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एनर्जी इक्वेशन नहीं चलेगा, एनर्जी कंजर्व करा लूं तो गलत हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया, एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो एक मोमेंटम इक्वेशन लिख दो, बोलो इसका मोमेंटम कितना mv0, इधर की तरफ लिख रहे हैं, और फाइनल इसका शुरू में कितना था 0, फाइनल मोमेंटम mv1 प्लस mv2। तो v1 प्लस v2 कितना हो गया v0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आप ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट ऑफ कॉलिजन है और ये जो पॉइंट ऑफ कॉलिजन है उसका वेलोसिटी कॉलिजन के बाद, चूंकि इस पूरे बॉडी का v2 है तो इसका भी v2 होगा। ट्रांसलेशन के केस में किसी बॉडी का जितना वेलोसिटी है सब पॉइंट का उतना ही वेलोसिटी होता है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉलिजन का भी उतना ही। अगला चैप्टर रोटेशन जब पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, तब जहां कॉलिजन हो रहा है उसी पॉइंट का वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसका वेलोसिटी v2 है और इसका वेलोसिटी v1 है। ज्यादा किसका है? v2 का, क्योंकि कॉलिजन के बाद इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो सेपरेशन कितने से होगा? v2 माइनस v1। और अप्रोच कितने से हो रहा है? ये 0 पर है और ये v0 से आ रहा है। अप्रोच कितना है? v0। दूसरा इक्वेशन होगा v2 माइनस v1 e v0। इस दोनों को सॉल्व करके हम v2 निकाल रहे हैं। तो इस दोनों को आप क्या करिए कि ऐड कर दीजिए। तो इसको जब ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा v1 v1 कैंसिल, 2v2, और इधर हो जाएगा e प्लस 1 v0। तो v2 हो गया e प्लस 1 बाई 2 v0, ये v2 हो गया। उसी तरह से अगर v1 तुम निकालना चाहो, वैसे हम नहीं चाह रहे, हमको केवल v2 से मतलब, इसका वेलोसिटी v2 निकाल दिए। अब उसके बाद इससे कॉलिजन कौन करेगा? ये करेगा, ये तो नहीं करेगा। ये जब इससे कॉलिजन करेगा तो अब इस दोनों को केवल सिस्टम, इसको छोड़ दो। अब तो इसको कंसीडर करो, एक बॉडी है जिसका मास m है, इसका भी मास m है, इसका वेलोसिटी v2 है, इसका वेलोसिटी कितना होगा कॉलिजन के बाद? हम लेट कर लेते हैं v3। तो क्या हम सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं कि सर जैसे इसमें हुआ था, इसका v0 था तो इसका कितना हो गया? e प्लस 1 बाई 2 v0 हो गया ना। वैसे ही इसका अगर v2 है और इससे कोलाइड कर रहा है तो इसका कितना हो जाएगा v3? कहोगे e प्लस 1 बाई 2 इंटू v2। क्या सिमिलरली लिख सकते हैं? बिल्कुल आइडेंटिकल दोनों बॉल में कॉलिजन हो रहा है। इसका v0 था तो इसका e प्लस 1 बाई 2 v0 लिखे, अगर इसका v2 रहता तो e प्लस 1 बाई 2 v2 लिख देते। इस दोनों के बीच में कॉलिजन है तो इसका वेलोसिटी इतना होगा। अब इसके बाद ये कोलाइड करेगा चौथा से, इसका वेलोसिटी सपोज कॉलिजन के बाद v4 हो गया। तुमसे पूछे v4 क्या लिखोगे? अच्छा, इसको एक बार और लिख दो, e प्लस 1 बाई 2 v2, और v2 की जगह लिख दो e प्लस 1 बाई 2 v0। तो ये कितना हो जाएगा? e प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर v0। v4 बताओ ये कितना होगा? e प्लस 1 बाई 2 इंटू v3। ये v3 से कोलाइड किया है तो यहाँ v3 मल्टीप्लाई होगा, और v3 कितने के बराबर है? कितने के बराबर? e प्लस 1 बाई 2 का पावर 3 इंटू v2 का वैल्यू है e प्लस 1 बाई 2 का पावर 1 इंटू v0। v3 का वैल्यू है e प्लस 1 बाई 2 का पावर 2, ये 3 है तो यहाँ 2 है, इंटू v0। 4 है तो यहाँ 3 है, इंटू v0। ये nth बॉल है, इसका वेलोसिटी vn होगा e प्लस 1 बाई 2 का पावर n माइनस 1। अगर केवल इतना बात पूछते कि ये दो स्फीयर है, मास आइडेंटिकल है, ये रुका हुआ है, वेलोसिटी v0 है जैसे यहाँ था, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो कॉलिजन के बाद
इसका और इसका वेलोसिटी का रेशियो क्या है? कॉलिजन के बाद इसका वेलोसिटी बताइए और इसका वेलोसिटी बताइए, दोनों का रेशियो बता दीजिए। तो इसका वेलोसिटी आप निकालते, केवल दो बॉडी के बीच में इक्वेशन लिख देते, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सॉल्व करते तो V2 का वैल्यू इतना आ जाता। और V2 अगर निकाल लिए हैं तो V1 आप निकाल सकते हैं यहाँ से। V1 कितना हो जाता? V0 माइनस V2 E प्लस 1/2 V0। इसमें V0 को बाहर ले लेते हैं, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 माइनस E माइनस 1, मतलब 1 माइनस E/2 V0। V1 का वैल्यू हो गया 1 माइनस E/2 V0 और V2 का वैल्यू हो गया 1 प्लस E/2 V0। अगर पूछते कि इस दोनों के फाइनल वेलोसिटी का रेशियो बताओ, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा है ये कम है, तो आपको दिख ही रहा है, ये ज़्यादा होना ही चाहिए और ये कम होना ही चाहिए। ये ज़्यादा और ये कम है, दोनों का रेशियो अगर पूछें V2/V1, इसको इससे डिवाइड कर दो तो 1 प्लस E 1 माइनस E। ये स्कूल का फेवरेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लो एग्जाम। दोनों का वेलोसिटी का रेशियो, ये आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर इस दोनों के बीच में, केवल दो बॉडी को ले रहे, स्कूल में केवल ऐसा ही बताया ना, अगर कोई दो बॉडी के बीच में कॉलिजन हो रहा है और कॉलिजन कंप्लीटली इलास्टिक है, सॉरी कंप्लीटली नहीं, अगर कॉलिजन इलास्टिक है तो इलास्टिक के लिए ई का वैल्यू कितना होता है? 1। ई का वैल्यू कितना होता है? 1। तो ई का वैल्यू अगर 1 कर दें तो 2/0 का मतलब इन्फिनिटी। 2/0 का मतलब इन्फिनिटी, मतलब ये अगर V2 से चल रहा, V0 से चल रहा था तो ये रुक जाएगा और इसका V0 हो जाएगा। तो रेशियो लो, V0/0, V0/0 कितना? इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी है। अगर कंप्लीटली इन इलास्टिक है तो कंप्लीटली इन इलास्टिक का मतलब ई कितना होता है? 0। ई का डेफिनेशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किस डायरेक्शन में? कॉमन नॉर्मल में, ये बात भी ध्यान रखना है। अगर ई का वैल्यू 0 हो जाए तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, V2 और V1 बराबर हो जाए, मतलब कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में दोनों बॉडी सेपरेट नहीं होंगे। कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में दोनों बॉडी सेपरेट नहीं होंगे। इसका कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन ये है, इधर सेपरेट नहीं होगा, मतलब इसका और इसका वेलोसिटी सेम हो जाए कॉलिजन के बाद। देखो ई का वैल्यू अगर 0 कर दे तो V2/V1 कितना हो गया? 1, मतलब V2 V1 बराबर हो गया। V2 और V1 बराबर कब हो जाएगा? जब दोनों साथ साथ मूव करेगा, मतलब कॉलिजन के बाद दोनों सट गया और सट करके साथ मूव करेगा। तो आगे ऐसे लोग जनरली, जैसे लोग बोल देता है कि सर इन इलास्टिक कॉलिजन होता है तो दोनों बॉडी साथ साथ मूव करता है, बोले ऐसा हमेशा थोड़े है। इस वाले केस में हेड ऑन कॉलिजन में ऐसा होता है, क्योंकि हेड ऑन कॉलिजन में तो एक ही एक्सिस में कॉलिजन ही होता है और उधर की तरफ सेपरेशन नहीं होगा, साथ साथ मूव करेगा। लेकिन सब केस में नहीं। ये बात जरूर कर सकते हो कि अगर ई का वैल्यू 0 है, कंप्लीटली इलास्टिक कॉलिजन है, तो कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में सेपरेशन नहीं होगा, मतलब कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन दोनों साथ साथ मूव करेंगे। अच्छा, इसका जरा कंक्लूजन एक बार निकाल लेते हैं। अगर ये सब रखा हुआ था और हम कहते हैं कि इलास्टिक कॉलिजन है सब जगह ई का वैल्यू कितना है? 1 है, तो यहाँ ई का वैल्यू 1 रखो, 1 + 1 2/2, 1 का पावर कुछ भी 1 होगा, मतलब वेलोसिटी कितना हो जाएगा? V0। यही आंसर शुरू में बताई थी, इधर सब बॉडी रुक जाएगा और इसका वेलोसिटी V0 हो जाएगा। लेकिन अगर ई के अलावा कुछ भी दूसरा है, 0.5 है, 0.1 है या 0 है, तो उसका आंसर आएगा और उसका आंसर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। बिना लिखे हुए इस क्वेश्चन का आंसर लिखो। ये क्वेश्चन ये है कि ये 4 आइडेंटिकल बॉल हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक दूसरे से टच करके रखा हुआ है और एक सेम आइडेंटिकल बॉल जिसका मास m है V0 से स्ट्राइक करता है। तो बताइए, जब ये इससे स्ट्राइक करेगा तो इसके बाद केवल यहाँ से एक बॉल निकलेगा या यहाँ से 2 बॉल का कुछ वेलोसिटी होगा या चारों बॉल का कुछ वेलोसिटी होगा या पांचों का कुछ वेलोसिटी हो जाए? ये 4 ऑप्शन।
आंसर है कि जब ये इससे स्ट्राइक करेगा तो बाकी कोलिजन इलास्टिक है, ये कहा गया है। कोलिजन क्या है? इलास्टिक। तो ये आकर के जब स्ट्राइक इससे करेगा तो ये वाला रुक जाएगा और ये 1 2 3 भी रुका ही रहेगा। केवल ये 4 यहां से निकलेगा और कितने से? V0 से। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको 0 नहीं मानिए, उसको टेंडिंग टू 0 मानिए। अगर ये टेंडिंग टू 0 है मतलब ये डिस्टेंस को आप टेंडिंग टू 0 करो। तो 1 2 3 4 बॉल ऐसे रखा है जिसके बीच का डिस्टेंस टेंडिंग टू 0 है और इस वाले बॉल का वेलोसिटी अगर V0 दिए हैं तब क्या होगा? ये बॉल इसके जगह पर रुक जाएगा और इसका वेलोसिटी V0 हो जाएगा। बोलो ना, इलास्टिक कोलिजन तो ऐसा ही होगा ना। ये इसके जगह पर रुक जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? V0। इलास्टिक कोलिजन अगर है तो पूरा मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये वाला जो है ये रुक जाएगा और इसका जितना मोमेंटम था सब इसमें चला जाएगा, मतलब इसका वेलोसिटी V0 हो जाएगा। इसका मतलब ये और ये रुक जाएगा, इसका वेलोसिटी V0 हो जाएगा। यही तो आप कहेंगे। यहाँ पर भी तो वही चीज है, ये डिस्टेंस जो है वो टेंडिंग टू 0 है। ये जैसे केवल इससे अगर कोलाइड किया है तो इसका वेलोसिटी V0 था तो ये रुक गया, इसका V0 हो गया। अब ये जब इससे किया तो इमीडिएट इसके बाद किया तो ये रुका रह गया, इस पर ट्रांसफर हो गया, फिर इसमें हो गया, फिर इसमें ट्रांसफर हो गया, ये V0 से निकल गया, ये बाकी सब रुका रहेगा। तो आंसर होगा चौथा बॉल निकल जाएगा, बाकी चारों रुका रहेगा। बात समझ आया? तो ये उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये एक पार्टिकल है जिसको h हाइट से ड्रॉप किए इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर और इस सरफेस से कोलाइड करेगा जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दिया हुआ है। तो ये वाला पार्टिकल जो है यहाँ पर कोलाइड करने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट होगा, वापिस आएगा, लेकिन हाइट इसका घट जाएगा। फिर से स्ट्राइक करेगा, फिर घट जाएगा, फिर घट जाएगा। इस तरह से कितना बार कोलाइड करेगा? थ्योरेटिकली इनफाइनाइट बार। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये दिखा। क्वेश्चन के पार्टिकल इज ड्रॉप्ड A particle is dropped from height h A particle is dropped from height h on horizontal surface if coefficient of restitution is E, find total distance traveled by particle. Coefficient of restitution is E, find total distance traveled by particle. When it stops, जब पार्टिकल रुक जाएगा तब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। यहाँ देखो, ये वाला जो पार्टिकल है इसको जब h हाइट से गिराएंगे तो गिरने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी नीचे के तरफ कितना होगा? होगे 2gh अंडर, इसको V0 मान लेते। गिरने से जस्ट पहले वेलोसिटी V0। तो आकर के इससे कोलाइड करेगा, कोलिजन के बाद ये फिर से वापस आएगा। जब ये वापस आएगा, यहाँ दिखा दे, आएगा यहीं पर दिखा, यहाँ दे। जब ये वापस होगा तो इसका वेलोसिटी E V0 हो जाएगा। अगर नॉर्मली स्ट्राइक किया है ना तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? E टाइम्स हो जाएगा। अगर E का वैल्यू सपोज 0.5 है तो जितने वेलोसिटी से स्ट्राइक किया है उसका आधा हो जाएगा। कैसे होगा वो बताएंगे, अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। जो बीच में पॉइंट आ रहा है मतलब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, मतलब आगे से तुमको भी डायरेक्ट लिखना है बताने के बाद। तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया? E V0। अब उसके बाद ये E V0 होकर के तो भाई वेलोसिटी घट गया तो इसका हाइट भी घट जाएगा। अगर ये V0 रहता तो सेम हाइट तक जाता। इसका अब हाइट हो गया h1। कितना हो गया? h1। तो ये h1 हम निकाल सकते हैं।
कैसे? यहाँ पर का वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी,